हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव और अभी हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसको हम कवर करेंगे बहुत ही छोटे से टाइम के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारी वन शॉट वीडियो को। तो बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे देश में की जा रही हैं फॉर मनी, फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग मनी, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। चाहे वो एक्टिविटीज़ छोटी हो बड़ी हो, चाहे वो छोटी सी दुकान की एक्टिविटी हो या बहुत बड़ी इंडस्ट्री की एक्टिविटी हो, इन सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनके बारे में हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी, नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी, नंबर 3 इज़ द टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज़। और ये तीनों एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो एक बार चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं तो यहाँ पे समझाने के लिए बैठे हूँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में। तो बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी का सिंपल मतलब है जब आप किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से गुड्स को ऑब्टेन करते हो, गुड्स को पाते हो। ये क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल दी मैंने। बेसिकली जब आप किसी नेचुरल रिसोर्स से गुड्स को ऑब्टेन करते हो, किसी नेचुरल रिसोर्स, किसी सपोज करो ट्री था, ट्री से तुमने क्या किया? लकड़ी ऑब्टेन की। तो ट्री तुम्हारा नेचुरल रिसोर्स है और लकड़ी तुम्हारी गुड्स है। तो जब तुम किसी एक नेचुरल रिसोर्स से गुड्स को ऑब्टेन करते हो तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। सपोज करो तुमने कॉटन ऑब्टेन की। कैसे ऑब्टेन की? कैसे ऑब्टेन की? किसी नेचुरल रिसोर्स से ही तो ऑब्टेन की। सपोज करो तुमने मिल्क ऑब्टेन किया। कैसे ऑब्टेन किया? किसी नेचुरल रिसोर्स से ही तो ऑब्टेन किया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पर तुम किसी नेचुरल रिसोर्स से गुड्स को ऑब्टेन कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज़ तुम्हारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। एग्जाम्पल, लकड़ी प्राप्त करना कहाँ से? पेड़ से। कॉटन का प्राप्त करना, कॉटन का कल्टीवेशन, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। इसकी डेफिनेशन जो स्क्रीन पर दिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्योंकि ये बुक की प्रॉपर डेफिनेशन है, नंबर 2 क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो डेफिनेशन 110% पेपर में आने के चांसेस होते हैं। इस डेफिनेशन के तो चांसेस होते हैं। ये जो सेक्टर है ये क्या करता है? बाकी सभी सेक्टर्स का के लिए बेस फॉर्म करता है। ये कहता है कि अगर प्राइमरी सेक्टर, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? मेनली रॉ मटेरियल बनते हैं, कच्चा माल बनता है। कच्चा माल यानी कि लकड़ी बनी, इस लकड़ी को बाद में हम फर्नीचर बनाएंगे। कॉटन बना, कॉटन को बाद में हम कपड़े में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में मेनली रॉ मटेरियल बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो सेक्टर होता है ये सब और बाकी जो 2 सेक्टर्स हैं उनके लिए बेस फॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ इस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सेक्टर में जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, वो कृषि से रिलेटेड होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आपको स्क्रीन पे भी एक छोटा सा पौधा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हरा भरा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये वो सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यार प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। सेकेंड इज आर सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? देखो, प्राइमरी एक्टिविटी में हमने क्या किया? रॉ मटेरियल बनाया, कच्चा माल बनाया। अब तुम कच्चे माल को बाजार में बेचने जाओगे तो उतना ज़्यादा पैसा थोड़ी ना मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसी कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट कर देते हो तो भारी मोटी कमाई हो जाएगी। लाइक सपोज करो तुम किसी लकड़ी को बाजार में बेचने गए तो उतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर लकड़ी का फर्नीचर बना दिया तो माला माल हो जाते हो, खूब पैसा मिलता है। तो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर में या सेकेंडरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? एक रॉ मटेरियल को या फिर किसी नेचुरल प्रोडक्ट को, नेचुरल मटेरियल को हम एक मोर यूजफुल, मोर प्रॉफिटेबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। सिंपली कॉटन को तुम मैन्युफैक्चर करके कपड़ा बना दोगे, कपड़ा बहुत महंगे महंगे रेट में बिकेगा। सिंपली लकड़ी को तुम मैन्युफैक्चर करके, लकड़ी रॉ मटेरियल है, उसको मैन्युफैक्चर करके फर्नीचर बना दोगे शानदार, और बहुत महंगे महंगे रुपए में बेचेगा। तो क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये वो एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर एक नेचुरल मटेरियल या रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है? एक मोर यूजफुल प्रोडक्ट में, एक मोर यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग की मदद से। लाइक लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कॉटन से कपड़ा बनाना। अब ये जो सेक्टर होता है यहाँ पर ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होती है? फैक्ट्री से रिलेटेड होती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। इसलिए इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तीसरा जो सेक्टर है वो बड़ा ही खास है। वो सेक्टर इसलिए खास है क्योंकि वो बोलता है कि ना तो मैं कोई गुड बनाऊंगा, ना मैं तुमसे कोई मतलब है।
मैं सिर्फ हेल्प करूंगा दोनों सेक्टर की। ये बोलता है कि टर्सरी सेक्टर जो होता है, तीसरा सेक्टर, ये बोलता है कि मैं प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह कुछ भी बनाने नहीं वाला, मैं क्या करूंगा, खाली हेल्प करूंगा। कैसी हेल्प करूंगा? सपोज करो प्राइमरी सेक्टर में लकड़ी मिली तो ये बोलेगा कि भाई हम क्या करेंगे, हम ट्रक से लकड़ी ले जाएंगे और फैक्ट्री में रखाएंगे। फिर फैक्ट्री वालों को बोलेगा कि क्या करेंगे, जब आपका फर्नीचर बन जाए तो हम ट्रक से क्या करेंगे, पूरे बाजार में फर्नीचर अलग अलग दुकानों तक पहुंचा देंगे। यानी कि जो टर्सरी सेक्टर होता है ये कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। ये बोलेगा कि एक काम करो, प्राइमरी सेक्टर के फार्मर्स को बोलेगा आपको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना है, एक काम करो आप हमसे लोन ले लो, बैंकिंग वाले बोल रहे हैं आप हमसे लोन ले लो, इससे क्या होगा, आप नई टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छा प्रोडक्शन कर पाओगे। ये बोलेगा फैक्ट्री वालों को आप एक काम करो, हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले लो, इससे क्या होगा, आप अपना सामान मार्केट में पहुंचा पाओगे। तो जो टर्सरी सेक्टर होता है इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, जो एक तरीके से सपोर्ट का काम करती है, डेवलपमेंट का काम करती है बाकी दो सेक्टर्स के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, कुछ भी नया माल नहीं मिलने वाला है, तुमको क्या मिलने वाला है, सर्विसेज मिलने वाली है। इसीलिए इस सेक्टर को हम क्या कहते हैं, इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये क्या है, एक सर्विस है। कम्युनिकेशंस है, बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें सर्विसिंग में आती है, सर्विस है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी और को, ठीक है। तो टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये तीनों एक्टिविटीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। अब आते हैं एक छोटे से टॉपिक, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है भाई, जीडीपी। अब देखो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, इन सब में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है ना हर साल में कुछ ना कुछ तो ये प्रोड्यूस करते ही होंगे। तो ये जो हर साल में जो प्रोड्यूस करते हैं, इन तीनों सेक्टर का अगर तुम फाइनल प्रोडक्शन जोड़ दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। सपोज करो मैं बोलूँ प्राइमरी सेक्टर में एक साल में प्रोडक्शन हुआ 10, सेकेंडरी सेक्टर में एक साल में प्रोडक्शन हुआ 10 और टर्सरी सेक्टर में एक साल में प्रोडक्शन हुआ 10, फाइनल प्रोडक्शन हुआ 10। तो इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों का सम कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, एक साल की जीडीपी मिल जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जीडीपी क्या होती है, द सम ऑफ प्रोडक्शंस इन द थ्री सेक्टर्स गिव्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री। और इस जीडीपी की मदद से हम क्या पता कर पाते हैं कि हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट कैसा है, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अब अगर तुम, एक बुक में प्रॉपर टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, अब अगर तुम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो तुमको पता चलेगा कि यार 1960 1950s के टाइम पर क्या था, प्राइमरी सेक्टर बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन आज के टाइम पर प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ कम है, टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। टर्सरी सेक्टर में क्या आता है, सर्विस प्रोवाइड करना, उसकी सेक्टर ग्रोथ, उस सेक्टर की ग्रोथ बहुत हो रही है। उसका क्या रीज़न हो सकता है, बताओ कोई। वेरी सिंपल रीज़न है यार, 3 रीज़न आपको स्क्रीन पे दिखने वाले हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि आज के टाइम पर हमारी लाइफ में जो टर्सरी एक्टिविटीज़ है, कुछ जो टर्सरी एक्टिविटीज़ है वो इतनी बेसिक हो गई है कि हम उनके बिना हमारी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। यानी कि सम टर्सरी एक्टिविटीज़ आर सो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अस दैट वी कांट इवन इमेजिन आवर लाइफ विदाउट दोज एक्टिविटीज़। जैसे कि बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिफेंस हो गया, इनके बिना आप इमेजिन कर सकते हो क्या अपनी लाइफ को। तो टर्सरी सेक्टर इसीलिए इतना ग्रो कर रहा है, क्यों, क्योंकि कुछ टर्सरी एक्टिविटीज़ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स बन गई हैं। दूसरी चीज़ क्या हुआ है, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ी है लोगों की, लोगों ने बढ़िया पैसा कमाना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी कारों में घूमना शुरू किया, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जाना शुरू किया, बड़े बड़े घर बनाना शुरू किए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना शुरू किया। यानी कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों ने अपना जीवन जीने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इम्प्रूवमेंट लाया है, जिसकी वजह से नई नई सर्विसेज की डिमांड क्रिएट हुई है। नई नई सर्विसेज जैसे कि 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, है ना। इस चीज़ को और बेसिक समझाओ तो मान लो आप आज 10 रुपये कमाते हो, तो आज आपके पास मटका होगा, फ्रिज नहीं होगा, छोटा सा नोकिया का फ़ोन होगा, आईफोन नहीं होगा, एसी नहीं होगा घर पे, पंखे में चल देता होगा। लेकिन कल को अगर आपकी सैलरी 10 लाख हो जाती है, 10 लाख हो जाती है, तो क्या करोगे आप, फ्रिज ले लोगे, आप अपने जीवन जीने के तरीके को सुधार लोगे, आप आईफोन ले लोगे, आप एसी लगवा लोगे। यही होता है लोगों के साथ, जैसे उनकी इनकम लेवल बढ़ती है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, जिसकी वजह से नई नई डिमांड्स क्रिएट होती हैं फॉर मोर एक्सक्लूसिव सर्विसेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट होटल्स, प्राइवेट रूम्स, एवरीथिंग हर चीज़ लोगों को आज के टाइम पर जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ी है उनको हर चीज़ अपने लिए प्राइवेट चाहिए। थर्ड चीज़ क्या हुई है, टर्सरी सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है आईटी एक्टिविटीज़, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़। और पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इतना ज़्यादा ग्रोथ आया है इनकी टेक्नोलॉजी में कि अल्टीमेटली आईटी सेक्टर को एक बूस्ट मिला है, और ओवरऑल हम कहें तो जो टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी एक बूस्ट मिला है। तो इसीलिए आज के टाइम पर टर्सरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर 1 थिंग, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है, नंबर 2 इनकम लेवल बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से
नई एक्सक्लूसिव सर्विसेज की डिमांड्स बढ़ रही है। नंबर 3, टर्सरी सेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट IT सेक्टर बहुत ही तगड़े रेट पे ग्रो कर रहा है। ओके, इसीलिए टर्सरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट समझो क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, और बेरोजगारी बेसिकली दो तरीके की होती है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है खुली हुई बेरोजगारी, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सपोज करो एक इंसान है, अब वो काम करना चाहता है, वो स्किल्ड है, वो एजुकेटेड है, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, वो बेरोजगार है। और तुम उसको देख के बोल सकते हो कि यार ये बंदा बेरोजगार है, काम करना तो चाहता है लेकिन फिर भी ये बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि उसको काम नहीं मिल रहा। तो ऐसे केस जहां पर तुम दूर से देख कर ही बता सकते हो कि ये इंसान बेरोजगार है, वो क्या है तुम्हारे, वो है तुम्हारे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन आज के टाइम पर इंसान चतुर हो गए, वो बोलते हैं कि हम बेरोजगार तो हैं लेकिन बताएंगे नहीं कि हम बेरोजगार हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को प्रैक्टिस करते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी को प्रैक्टिस। कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ अभी। सपोज करो एक खेत है, एक फार्मिंग की जगह है, वहां पर 2 लोग अगर काम करते हैं तो 5 किलो चावल प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या किया, उसी फैमिली के 2 और लोगों ने कहा कि आप हमें भी काम में रख लो। अब उसी फार्मिंग की छोटी सी जगह पे अब 4 लोग काम करने लगे, लेकिन चावल अभी भी 5 किलो ही प्रोड्यूस हो रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, 2 एक्स्ट्रा लोग आ गए जिनका ना तो कोई काम आया, जिनकी वजह से ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई बेनिफिट हुआ, आउटपुट भी उतना ही बना रहा। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे, ये 2 लोग हैं ये एक्स्ट्रा में आ गए, और ये 2 लोग जो है वो कैसे हैं, छिपी हुई बेरोजगारी में। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो आप किसी खेत से निकलोगे, आपको दिखेगा 4 लोग काम कर रहे हैं, तो आपको दूर से तो यही लगेगा ना यार कि ये चारों लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, ये चारों लोग एम्प्लॉयमेंट है। बट इन रियलिटी में वो फैमिली जानती होगी कि यार सिर्फ 2 ही लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि 2 लोग काम तो कर रहे हैं बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। तो ऐसे केस जहां पर तुमको दूर से देख के लगता है कि वो इंसान एम्प्लॉयड है, उसके पास रोजगार है, लेकिन रियलिटी में उसके पास रोजगार नहीं होता है, ऐसे केस को तुम कहते हो छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसी सिचुएशन कब होती है, ऐसी सिचुएशन तब होती है जब एक्स्ट्रा नंबर्स ऑफ वर्कर्स हो जाते हैं। सपोज करो मुझे किसी काम को करने के लिए 10 लोग चाहिए, तो अगर 10 लोग भी मुझे वो काम करके देते हैं, तो अगर मैं 12 लोगों से वो काम कराऊंगा, तो जो एक्स्ट्रा जो 2 लोग हैं मेरे पास, वो किस सिचुएशन में कहलाएंगे, वो लोग खुली हुई बेरोजगार, छिपी हुई बेरोजगारी में कहलाएंगे। सपोज करो मैंने अपनी एक टीम बनाई यूट्यूब के लिए, उस टीम में 3 लोग ही काफ़ी है, 3 लोग सारे काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस टीम में 5 लोग रख लिए, तो बाकी बचे हुए जो एक्स्ट्रा 2 लोग हैं वो कौन सी बेरोजगारी में है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में, छिपी हुई बेरोजगारी में। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर बोल सकते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल्स को दो। तो आई होप सो आप तो दे ही सकते हो, इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको भाषण दे दिया इस चीज़ पे, अब तो लिख ही दोगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि रोजगार कैसे क्रिएट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। इस सवाल में तो सरकार परेशान है और हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि अगर आपको हमारे देश में, इंडिया जैसे देश में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना है, तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों पर और उनकी डिमांड्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या हो गया है, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग फार्मिंग करते हैं वो आज के टाइम पर बड़ी डीमोटिवेटेड है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि यार खेती तो करनी है लेकिन खेत में डालने के लिए पानी नहीं है, सामान तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसको मार्केट पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, खेती करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर सरकार ये करे कि वो इन छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स की डिमांड्स को समझे और इनकी डिमांड्स को लेकर कोई प्लान बनाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। कैसे? सपोज करो सरकार ने इनकी डिमांड्स को सुना और इनको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड की, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, तो क्या होगा, फार्मर्स मोटिवेट होंगे और उसकी वजह से ज़्यादा लोग फार्मिंग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। सपोज करो इन्होंने बैंक को बोला कि आप लोन प्रोवाइड करो, तो उसमें क्या होगा, बैंक्स जो होंगे वो छोटे छोटे रूरल एरियाज में भी स्टैब्लिश होंगे, इससे बैंकिंग सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। दूसरा तरीका क्या है, माना जाता है इंडिया जैसे देश में अगर एजुकेशन सेक्टर पे प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, तो एजुकेशन सेक्टर से ही हम लोग मोर देन 20 लाख जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है, हम बोलते हैं कि अगर हमारे इंडिया में टूरिज्म सेक्टर जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अगर उस पर ग्रोथ किया जाए, तो हम हमारे इंडिया के लोगों में 35 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीके हैं एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के। अब आते हैं एक ऐसा तरीका, एक ऐसा स्टेप जो गवर्नमेंट ने उठाया था 2005 में,
टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द नीडी वर्कर्स। गवर्नमेंट ने 2005 में एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था नरेगा, और बाद में उसको बोल दिया गया मनरेगा। नरेगा का मतलब होता था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज सिंपल। इसको बाद में बोल दिया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट क्या करता था, राइट टू वर्क को इंश्योर करता था। मेनली ये बोलता था कि हर इंसान को जो कैपेबल है उसको काम करने का हक है। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, रूरल एरियाज में जिन लोगों को काम की ज़रूरत है, जो नीडी वर्कर्स हैं, उनको 100 डेज़ के लिए रोज़गार प्रोवाइड किया जाता था, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता था। और साथ ही साथ उसके लिए, उस एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको एक प्रॉपर इनकम भी मिलती थी, वेजेस भी मिलती थी। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी बोलती थी कि अगर हम आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर नहीं पाते हैं, अगर हम हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में फेल होते हैं, तब भी हम आपको क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता, यानी कि हम थोड़ा बहुत अमाउंट आपको तब भी देंगे, सैलरी हम आपको तब भी देंगे, वेजेस हम आपको तब भी देंगे। तो बेसिकली नरेगा क्या था, इट वाज एन एक्ट पास्ड इन 2005 विच वाज लेटर रीनेम्ड एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एंड ये एक्ट राइट टू वर्क को इंश्योर करता था, 100 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था नीडी वर्कर्स को, और उनको एक वेजेस प्रोवाइड की जाती थी। साथ ही साथ अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं होता था तब भी जो वर्कर्स होते थे उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देता था। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बेसिकली किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर जो पब्लिक सेक्टर होता है वहाँ पर जो ज़्यादातर एसेट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो किसके ओन होते हैं, वो गवर्नमेंट के ओन होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ज़्यादातर जो एसेट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी या किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में होते हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती है, वो एक तरीके से वेलफेयर के लिए की जाती है और साथ ही साथ सोसाइटी को कुछ फ़ायदा पहुंचे उसके लिए की जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ होती है वो मेनली प्रॉफिट के लिए ही की जाती है। किस तरीके से, सपोज करो दो पार्क है, एक गवर्नमेंट का पार्क है, एक किसी प्राइवेट कंपनी ने खोला है वो पार्क है। तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, एक प्रॉपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगी, चार्ज लेगी आपसे उस पार्क में जाने के। वहीं पर अगर गवर्नमेंट जो पार्क होगा वहाँ पर जनरली आपको फ्रीली एंट्री मिल जाती है, और अगर चार्ज लगते भी हैं तो बहुत कम चार्ज लगते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से ही आपसे टैक्स ले रही होती है। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मेनली हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दैट्स एज सिंपल एज दैट। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन होता है सेक्टर का, हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करते हैं। आपने बुक में एक स्टोरी पढ़ी होगी, एक फीमेल की जो गवर्नमेंट जॉब करती है और एक बच्चा जो एक फल की दुकान में काम करता है। तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं दो सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वर्ड ही बता रहे हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब जहाँ पर हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से होती हो, और अनऑर्गेनाइज का मतलब जहाँ पर कोई सिस्टम ना हो, जहाँ पर मालिक कहे कि मैं ही उस सिस्टम, मैं ही भगवान हूँ, है ना, वो डायलॉग है ना, कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूँ। यही होता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जब आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो तो आपकी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो प्रॉपरली रेगुलर होते हैं, और आपकी जो जॉब होती है वो सिक्योर्ड होती है, एश्योर्ड होती है। ऐसा नहीं है कल को कोई भी उठ के बोले कि हम आपको जॉब से निकालते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा होता है। सपोज करो आप किसी फल की दुकान पे काम कर रहे हो, फल वाला आपको बोलेगा ठीक है आपने 3 दिन काम कर लिया, अब हमको नहीं चाहिए, तो आपको वो किसी दिन काम से निकाल देगा। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, और गवर्नमेंट उनके लिए रूल बनाती है। लाइक सपोज करो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, जो केवी होते हैं, उनको कौन रन करता है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, उनको ऑपरेट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। फल वाला बोलेगा कि हमको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, हमको तो तुमको जितना काम कराना है, जितनी सैलरी देना है हम उतनी देंगे, तुमको काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड थिंग क्या होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि जो प्रॉपर प्रोविजंस होते हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं फॉर एवरी सिंगल स्मॉल थिंग। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए क्या होते हैं, प्रॉपर रूल्स और प्रोविजंस होते हैं। लाइक एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर रूल्स है कि आपको कितनी लीव्स मिलेंगी, आपको कौन कौन सी हॉलीडेज मिलेंगी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कितने घंटे काम करना है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है ब्रो। वहाँ पर क्या होता है, मालिक बोलेगा कि मैं जितनी देर चाहूँ तुम उतनी देर काम करोगे, मैं तुमको जितनी सैलरी दूंगा, जब छुट्टी दूंगा तुमको सिर्फ तभी छुट्टी मिलेगी। यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, कोई भी प्रोविजंस, कोई भी रूल्स नहीं होते हैं। सब हार किसके हाथ में होता है, मालिक के हाथ में होता है। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बेसिक डिवीजन अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी है एम्प्लॉयमेंट को लेकर,
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ हैं दे आर इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉपर प्रोविजंस है फॉर एवरी सिंगल स्मॉल थिंग। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई प्रोविज़न नियम वियम कुछ नहीं होते हैं, मालिक ही खुद में नियम होता है, मालिक ही खुद में इंस्टीट्यूशन होता है, जज बन जाता है हर चीज़ को लेकर, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये चैप्टर आई होप सो मैंने बहुत जल्दी कवर भी कर दिया होगा। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी देर की हो गई है, बट 20 मिनट से तो कम की ही होगी, ठीक है। तो इस चैप्टर की हर एक बेसिक डिटेल हमने कवर कर ली है, इससे ज़्यादा अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था पढ़ाने लायक। सो आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में किसी और छोटी सी वन शॉट वीडियो के साथ। अब तक स्टे फोकस्ड एंड रिवाइज करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।